यहाँ पर देख लीजिए एनटीपीसी भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए मैथ के जो प्रश्न है ना वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए, या फिर आपको जब मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दूंगा तो वहाँ से भी जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पर चले जाइए और वहाँ पर सर्च करिए सक्सेस केंद्र क्विज। टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। और जितने भी आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सभी शिफ्ट का मैं आपको कवर करवाऊंगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है, आपको भी आता है। ठीक है, देखिए 4 3 12 और प्लस 1 यानी कि 13/3 हो जाएगा। गुना देखिए 5 गुना 2 यानी कि 10 और प्लस 7 14/5 हो जाएगा। देखिए ये डिवाइड है ना, तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश हर में आ जाता है और हर अंश में चला जाता है, मतलब उलट जाता है। तो 3 दूना 6 और 1 7/3 होगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये उलट जाता है तो ये 3/7 हो जाएगा। 7 दूना 14 और देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 13 दूना 26/5 आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और तो यहाँ पर ये वाला आंसर राइट होगा, 5 25 और प्लस 1 26/5। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। रेलवे के एग्जाम में बार बार इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पूछा जाता है। तो देखिए मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ इनपुट डिवाइस का। एक तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और जॉय स्टिक हो गया। जॉय स्टिक, ठीक है ना, जॉय स्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि कीबोर्ड, माउस, जॉय स्टिक, तो यहाँ पर माउस दिया गया है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ठीक है ना, प्रोजेक्टर का भी नाम आप याद रखिएगा, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सहारा रेगिस्तान जो है ये कहाँ स्थित है, सहारा मरुस्थल। ठीक है ना, सहारा मरुस्थल जो है ना फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और सबसे गर्म रेगिस्तान भी है। सहारा जो है ये उत्तर अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है ना, आप यहाँ पर सिर्फ नाम से याद रखिएगा, ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो ये उत्तर अफ्रीका में है, याद रखिएगा। और सहारा रेगिस्तान जो है यह 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है ना, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से? 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया और पश्चिमी सहारा। ठीक है ना, तो 11 देश याद रखिएगा, बुक में भी लिखा गया है, बहुत लोग 10 कहेंगे लेकिन आप 11 याद रखिएगा, बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिए एक पासा दिया गया है। ठीक है ना, और कह रहा है कि इसमें 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं त्रिभुज के विपरीत। ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये त्रिभुज का आकार दिया गया। तो पूछ रहा है ना कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कितना आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 आकृति से ही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये ऊपर दोनों में कॉमन है, यानी कि जो आप सर्कल कहिए, गोला कहिए, जो भी कहिए, दोनों में कॉमन है। अब देखिए ये जो स्टार है ना, स्टार सामने आ जा रहा है, यानी कि इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये स्टार सामने आ गया, यहाँ पर इसको ऐसे घुमाया तो स्टार सामने आ गया। स्टार सामने आ गया तो ये आपका जो आपका आयत जैसा आपको आकृति दिखा है उसके पीछे जो है, ठीक है, सिंपल सा बात है, त्रिभुज के विपरीत आयत है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है कि अक्षर अंक समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब इस तरह के प्रश्न को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग आइडियाज आते हैं। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 9 और 16 दिया गया है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अगला जो होगा यहाँ पर देखिए 2 3 4, अगला 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर, यानी कि 2 तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब आंसर इनमें से होगा, इतना तो क्लियर है। अब देखिए डी के बाद जी के बाद जे। अब ध्यान दीजिए, यानी कि या तो एन होगा पहला या एम होगा, क्योंकि एल दोनों में कॉमन है। मतलब कम समय में सॉल्व करने का मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए डी ई एफ जी, यानी कि यहाँ पर लिखता हूँ डी ई एफ जी। ठीक है ना, यानी कि 2 यहाँ पर लेटर छोड़ देते हैं तो अगला जी आ रहा है। फिर देखिए जी एच आई जे, यानी कि 2 छोड़ करके यहाँ पर जे आ रहा है। फिर जे के बाद देखिए के एल एम, यानी कि के और एल छोड़ दीजिए तो एम, तो यहाँ पर देखिए एम, ये वाला राइट होगा। और भी ज़्यादा इसको टाइम खपत करके आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने कम समय में आपको निकालना बता दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? उनको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में भी याद रखिएगा, ओमनी वोरस बोलते हैं। ठीक है ना, कभी कभी अंग्रेजी वाला ना हिंदी में ओमनीवोरस दे देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला आपको ट्रिको का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व इसको किया जा सकता है। एक कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन देखिए, करें कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा प्लस 13। मैथ के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करिए कि चारों तरफ 13 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिया आपने, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, 5/13 sin थीटा प्लस 12/13 cos थीटा, और 13 से 13 ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कुछ यहाँ पर ऐसा कंडीशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ कंडीशन दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब सॉरी प्लस नहीं गुना। ठीक है ना, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। उसी प्रकार देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये साइन है, हमने इसको भी साइन माना है। ये कॉस है, हमने इसको भी कॉस माना है। समझ में आ गया, यानी कि साइन इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर हो गया, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तभी तो यहाँ एक यहाँ पर आ रहा है, ये कंडीशन होगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि अब देखिए साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा है 5/13। ठीक है, और कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा जो है ये आपका है 12/13।
अब यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है ना। आपका 5 गुना cos थीटा कितना है 12/13 माइनस 12 sin थीटा कितना है 5/13, है ना। तो ये 12/50/13 और 12/50/13 यानी कि माइनस है, तो एक में से एक घटा लीजिए, जीरो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जीरो आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, एक फॉर्मूला भी है, एक इस तरह से लिखा जाता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c। तो कुछ ऐसा ये कंडीशन है, ये a है, ये b है और ये c है। a है आपका 5, b है आपका कितना 12 और c है आपका 13, 5, 12 और 13, ठीक है। अब क्या होता है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू ये होता है आपका √a² प्लस b² माइनस c², ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, स्पेस का अभाव है थोड़ा, ये cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस c²। अभी मैंने आपको बताया था कि a क्या है 5 है, b क्या है 12 है, c क्या है 13 है। तो a क्या है 5 है, 5 के स्क्वायर 25 होगा, b क्या है 12 है, 12 का 144 होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और माइनस c है तो 13 13 169 होगा। तो 144 और 25 जोड़िएगा 169 हो जाएगा, और 169 माइनस में भी है तो जीरो हो जाएगा। इस तरह से भी आप दूसरा तरीका सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रयमूल्य 150 है। 10 पेंसिल 12 पेन का क्रयमूल्य 150 है, ठीक है, मतलब दोनों का क्रयमूल्य 150। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 10 तिहाई 30, ठीक है, 12 तिहाई 36, 3 से गुना करना है, 10 तिहाई 30, 12 तिहाई 36 और 15 तिहाई 45, यानी सब में 3 से अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये इतना हो जाएगा। यही कंडीशन यहाँ पर दिया गया, 30 पेंसिल 36 पेन, उसका मूल्य ज्ञात कर रहे हैं तो 450, 30 पेंसिल 36 पेन यानी कि 3 से गुना करिए 450, आसान तरीके से निकालने का मैंने बता दिया। चलिए अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर है। पूरा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सभी शिफ्ट का आपको करवाऊंगा। ये हमारा चौथा सेशन है, ऑलरेडी 3 पेपर मैंने करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर कोरिया का है, ठीक है ना, किम जोंग उन, आपको भी पता है ये नॉर्थ कोरिया के हैं। चलिए कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी है वो कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है, और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसको कि द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एडिशनल मेमोरी भी कहते हैं, बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, या ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को यानी कि द्वितीयक मेमोरी को। और सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है आपका हार्ड ड्राइव आ जाएगा, ठीक है, हार्ड ड्राइव आ जाएगा, एसएसडी आ जाएगा, फ्लैश आ जाएगा, ऑप्टिकल ड्राइव आ जाएगा, ऑप्टिकल ड्राइव आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीडी, डीवीडी, यूएसबी, और साथ साथ ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके द्वितीयक मेमोरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ठीक है ना। अच्छा, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता है, ये जादव पायुंग है, एक जादव पायुंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा कि वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। उस समय ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये शशि थरूर जी की किताब है वाई आई एम ए हिंदू, ठीक है। चलिए देखिए, कैंडुली उत्सव जो है यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया, कैंडुली फेयर, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो कैंडुली फेयर ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये मुंबई में है। कहाँ पर फ्रेंड्स, ये मुंबई में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस वर्ष तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध प्राथमिकता देने, योजना बनाने, बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस MERA मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया। तो ये 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है पूछा गया है कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। कहाँ पर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, तो इसके डायरेक्टर जनरल जो है ये गिलबर्ट, यहाँ पे पूरा नाम लिखता हूँ, गिलबर्ट F होंगबो है, HOUNGBO होंगबो है, गिलबर्ट F होंगबो है। ये टोगो के हैं, किस देश के हैं, ये टोगो कंट्री के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैटर्न दिया गया है और ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है और उस अक्षर का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। सारा जो है ये अपोजिट एक दूसरे के दिए गए हैं, आप क्रॉस देख लीजिए, F और U एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए Q और J जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो N का अपोजिट M होता है, आपको भी पता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ ये वाला है, आप खुद से सॉल्व करिएगा। जो आपका दूसरा पेपर था ना, वो मैंने जब कराया था तो इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर मैंने आपको करा करके बता भी दिया था, तो आप खुद से भी प्रयास करिए। मैथ का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैथ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा और इससे काफ़ी असुविधा होगी। PDF में आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी बताया था वैसे इसको आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। एक योद्धा जो होता है वो पहलवान भी होगा और मुक्केबाज भी होगा, मतलब ये दोनों अंदर आएंगे, ये दोनों को टच नहीं करेंगे क्योंकि ये पहलवान और मुक्केबाज अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन आपका फॉलो करेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक, ठीक है ना,
ये आपका लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय कितने चरण में हुआ था? पिछला आपको याद नहीं रखना, इस साल वाला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो आपको याद रखना है। ये भी 7 चरण में ही हुआ है, इस साल वाला भी, ठीक है। 19 अप्रैल से 1 जून तक हुआ था, आपको भी पता है। चलिए अभी के संदर्भ में भी ये आपका क्वेश्चन, अभी आपका प्रश्न अभी भी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको कहा है कि 65 गुना 65 कितना है, तो मतलब पॉइंट दे दिया गया है 6.5 और 6.5 का गुना कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। 65 का गुना इतना दिख रहा है आपको, 65 का गुना आप पहले इतना लिख लीजिए। अब सेम है, कितने अंक के बाद डेसिमल आता है, 2 अंक के बाद आता है, आपको भी पता है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। 9% है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो कार्यकाल था ये 2007 से लेकर के 2012 तक था, और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, उसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, एक्स इंटू वाई का वैल्यू दे रखा है। देखिए ये वाला आपको कह रहा है कि इसका मान बताना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई हो गया, और वाई से करके तो एक्स हो गया, यानी कि हो गया कितना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका वैल्यू तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्स प्लस वाई का नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि एक्स प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xy होगा। एक्स स्क्वायर का ये वाला वैल्यू आपको दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 41, और प्लस ये कितना है 2xy यानी कि xy का 20 दिया गया, और गुना 2 है तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया आपका 40 और 41 यानी कि 81 आ गया। अब यहाँ से इसको हम रूट हटाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई, मतलब ये स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, ये रूट से बाहर निकलेगा 9 हो गया, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना निकाली हमने, 9 निकाल लिया, तो 9 प्लस ये कितना है 20, एक्स वाई 20 दे रखा है, तो 9/20 हो जाएगा, ठीक है ना, 9/20 यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया गया कथन है, निष्कर्ष से ध्यान से पढ़ना है और आपको कथन का तार्किक रूप से पालन करते हुए आंसर बताना है, ठीक है। देखिए कोई महिला गाय नहीं, मान लीजिए ये कोई महिला है, ठीक है ना, महिला मैंने लिख दिया, महिला, कोई महिला क्या है, गाय नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, गाय नहीं है। एलिफ एक महिला है, एलिफ जो है ना, एलिफ एक महिला है, एलिफ निश्चित रूप से यहाँ एलिफ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, एलिफ एक महिला है, तो एलिफ गाय नहीं है, बिल्कुल से एलिफ गाय नहीं, एलिफ क्या है, महिला है, ऑलरेडी कहा जा रहा है, ठीक है ना। एलिफ गाय भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं, गाय है ही नहीं, इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि जो है एलिफ एक महिला है, तो एलिफ गाय नहीं है, पहला ही निष्कर्ष आपको यहाँ पर दिख रहा है, पालन कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, करें कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए 3 4 7 12 19 28, यानी कि 3 4 7 12 19 28, अगला क्या होगा, तो 1 का अंतर, 3 का अंतर, 5 का अंतर, तो यहाँ पर देखिए 1 का अंतर, 4 और 7 के 3 का, 5 का, फिर यहाँ पर देखिए 7 का, 7 के बाद 9 का, 19 और 9 28, और उसके बाद 11 का अंतर होगा, तो 28 और 11 39, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिएगा कि इनमें से किससे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार से अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा अमर्त्य सेन जो है उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, उनको भारत रत्न 1999 में भारत रत्न दिया गया था। साथ साथ ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है, मृगनयनी का महल, तो फ्रेंड्स ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, और मृगनयनी का महल जो है ये बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने, ठीक है ना, राजा मानसिंह तोमर और रानी मृगनयनी की एक ये अमर प्रेम कथा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, अब ये प्रश्न जो है आरआरबी में मतलब रेलवे की एग्जाम में एक बार इस तरह से भी पूछा गया था। देखिए विसरण ऑक्सीजन की पूरी प्लाज्मा झिल्ली में ऑक्सीजन जो है जिसके द्वारा जा सकती है, विसरण एक प्रक्रिया है। और एक बार पूछा गया था कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है, तो ये विसरण ही है, याद रखिएगा कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है, तो वो विसरण ही है, ठीक है ना। और विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है। उसके बाद देखिएगा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, मान लीजिए लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, लेंथ और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। आयत का परिमाप तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, l इंटू बी होता है, और आपको क्षेत्रफल l इंटू बी होता है। उसका मान जो है संख्यात्मक अनुपात 3:4 दे रखा है, यानी कि 2 और l और प्लस b है, तो यानी कि 2x प्लस x 3x हो जाएगा ना, तो ये आपका इधर 3x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x गुना x हो जाएगा, ये 2x गुना x, तो ये 2x इक्वल टू कितना 3/4 है। देखिए ये 6x हो गया, ये आपका 2x स्क्वायर हो गया, तो देखिए एक x कैंसिल हो गया, यानी कि आपका हो गया कितना, तो फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, 2 3 6 भी कर सकते हैं ऐसे, तो 3x और x तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3 और नीचे आ गया आपका x, ठीक है, इक्वल टू कितना, तो 3/4, ऑलरेडी आप देख सकते हैं 3/4, यानी कि आपका ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए, मतलब छोड़िए इतना पहले सॉल्व करिए, तो ये आपका हो जाएगा x, याद रखिएगा 3x, ये वाला आप ये वाला याद रखिएगा 3/x और 3/4, 3/x इक्वल टू 3/4, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 12 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 चौका 12 4, x आ गया जैसे मैंने बताया था। तो कह रहा है कि लंबाई क्या होगा, तो हमने 2x माना हुआ है ना इसको लंबाई को, यहाँ कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 2 गुना 4 यानी कि 8 यूनिट आ जाएगा, 8 इकाई दे रखा है। मैथ आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है ना, ज़्यादा समय लगेगा फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए a और इधर गुना इसको भेज दीजिए, तो बटा b इक्वल टू कितना 2:3 हो जाएगा, ये भी 2:3 हो गया, तो यहाँ पर आप पहले से ही पकड़ करके इस तरह से शॉर्ट कम समय में आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए सभी कार्य खाद्य सामग्री हैं,
सभी जो कार है ना ये खाद्य सामग्री है। क्या है ये? खाद्य सामग्री है, ठीक है। और सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं। सभी गीजर भी जो है, ये मान लीजिए कोई गीजर है, गीजर खाद्य सामग्री है। कह कि कुछ कारें गीजर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ कारें गीजर, ऐसा कुछ भी कंडीशन में नहीं कहा गया। कुछ गीजर कारें हैं, नहीं कुछ गीजर भी कारें नहीं है, तो ना तो एक होगा और नहीं दो होगा, ठीक है। चलिए ये आप सॉल्व करिएगा। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए ये CTRL+V हो जाएगा। देखिए एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो ये आपका 300 ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और जितना भी एनटीपीसी में आपको जीएस और साइंस मतलब जीके और साइंस पूछा गया था, मैंने एक जगह कवर कराया हुआ, आप जा करके आपकी सहूलियत के लिए मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 2 घंटे का सेशन है। लेकिन इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो यूनाइटेड नेशंस शब्द जो है ये आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, इन्होंने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का प्रयोग किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो उसका अंतःकोण क्या होगा? अब ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी बहुभुज है ना, समबाहु मतलब बराबर का, तो कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोण का योग कितना होता है? बाह्य कोण का योग जो होता है, बाह्य कोण का योग ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। और बहुभुज का अगर हम बाह्य कोण निकालना चाहें, बाह्य कोण, तो बहुभुज का अगर हम बाह्य कोण निकालने की बात करते हैं तो बाह्य कोण बराबर होता है 360/n, तो 360 डिग्री बटा n, और n जो है ये आपका नंबर ऑफ साइड होता है, ठीक है, यानी कि भुजा है। अच्छा अब देखिए कोई भी बहुभुज है, मान लीजिए उसकी भुजा हम n मान लेते हैं, तो उसके आंतरिक कोण का योग क्या होगा? तो उसके आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग जो होता है वो आपका होता है n-2 × 180 डिग्री। ये 3 फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में चूंकि कह रहा है कि इसका आपका बहिष्कोण यानी कि बाह्य कोण 72 डिग्री की है, ठीक है, बाह्य कोण इसकी 72 डिग्री की है, बाह्य कोण कितना है? 72 डिग्री की है, तो ये 72 डिग्री हो गया। यहाँ से आप भुजा निकाल लीजिएगा कि नहीं? भुजा आप निकाल लीजिएगा 360/72 निकल जाएगा, भुजा 5 आ गया, यानी कि कितने भुजा वाला ये बहुभुज है? 5 भुजा वाला बहुभुज, 5 आपने निकाल लिया। अब मैंने अभी बताया था कि आंतरिक कोण का योग कितना होता है, तो भुजा हमको पता चल गया, तो 5 - 2 यानी कि 3 × 80 मतलब 180, तो 540 डिग्री। कितना गया आंतरिक कोण का योग? 540 डिग्री आंतरिक कोण का योग। तो कह रहा है कि उसका आंतरिक कोण निकालना, आंतरिक कोण का योग नहीं निकालना, तो टोटल योग तो आपको 540 आ गया है। बहुभुज कितना है? 5 वाला, साइड वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से कम 5 और 5/40 डिवाइड कर दीजिए 5 से, 108 आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रगान है ये जन गण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, ठीक है ना। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसी में गाया गया था पहली बार, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किया था, आपको भी याद होगा, ठीक है। और 1896 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें वंदे मातरम गाया गया था। चलिए ये भी आप बना लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग है, और उन्होंने जो है फ्रेंड्स याद है आपको 1969 में 1969 में जो है कदम रखा था, और उस विमान का नाम था अपोलो 11, इसी से रखा था, ठीक है ना, अपोलो 11। देखिए ये पैटर्न दिया गया है, और इस पैटर्न में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, ये प्रश्न आप खुद से सॉल्व करिएगा। वैसे सारा इस तरह का प्रश्न मैं आपको रीजनिंग का बताने वाला हूँ, एक प्रश्न आपके लिए है, जरा आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट करिए, देखता हूँ कितने लोगों का इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिएगा कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी इसमें से कौन सी नहीं है? महारत्न कंपनी इसमें से देख सकते हैं आप MTNL नहीं है, बाकी ये सब महारत्न कंपनी है। और अभी के संदर्भ में आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 13 महारत्न कंपनी है। हो सकता है आगे बढ़ जाए तो आप कमेंट करिएगा कितना नहीं है, लेकिन आज के डेट में मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ 13 महारत्न कंपनियां हैं। चलिए नृत्य शैली यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी में भी लिखा गया और यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया, ये चेडी और यहाँ पर इसे चाड़ी लिखा गया है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हुई है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर वही आयत वाला कंडीशन वाला है जो मैंने अभी आपको बताया था, उस तरह का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा, हमने सुरकोटडा पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है ना, किस राज्य में स्थित है? ये सुरकोटडा जो है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है? तो सुरकोटडा स्थित है आपका गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात के कच्छ में ये पड़ता है सुरकोटडा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द का वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है, यानी कि आपका सांड हमला करना, तो तितली फड़फड़ाना, ठीक है ना, तितली क्या करती है? फड़फड़ाती है। देखिए 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जहाँ मतलब आप बताने की जरूरत है ना, मैथ वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जब भी त्रिभुज बोले और उसमें अंतः त्रिज्या की बात और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब अंतः त्रिज्या की बात करें और त्रिभुज में और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंतः त्रिज्या गुना अर्ध परिमाप। अब यहाँ पर देखिए अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखा है और अर्ध परिमाप करा है, ये पूरा परिमाप है 64 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप कितना होगा? 32 सेंटीमीटर, आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप हो गया। कर दीजिए 8 दूना 16 और 8 तिरका 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? एक सिजदा प्रथा है और एक पैबोस प्रथा है। सिजदा और पैबोस ये दोनों प्रथाएं जो हैं ये बलवन ने स्टार्ट किया था, बलवन ने, ठीक है ना। बलवन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, यहाँ कंफ्यूजन होता है, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के पहले
भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी थे। चलिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 की, और इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 9 दिसंबर वाली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, ये कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 की। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, 1950। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य इसको शायद हिंदी में कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने गढ़ा था। ठीक है ना, याद रखिएगा, पुरकिंजे ने गढ़ा था। जे मंडल जो है, ग्रेगर जोहान मंडल, इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में है, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, उसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है, और ये घटना है फरवरी 1922 की, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है ना। चलिए, ये आप लोग सॉल्व करिएगा मैथ के क्वेश्चन, जहाँ पर यूनिक क्वेश्चन है, जहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बता सकता हूँ, सॉल्व आपको करने में सुविधा होगी, वो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पैटर्न भी आप आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, FKN। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, गैप ढूंढना है। आप गैप सिंपली ढूंढ करके, अगर आपको ABCD याद नहीं उनका पोजीशन वैल्यू, तो आप क्या करिए, रफ पेपर पर फटाफट लिख लीजिए और उनका पोजीशन भी वहाँ नोट डाउन कर लीजिए, और आप अंतर करके इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहेगा, ठीक है ना, करके देखिए। देखिए, उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैंसन, मतलब उस समय की घटना है, ये आपको याद रखना है कि सिंपली मीना कुमारी मैंसन जो है यहाँ अंग्रेजी में दिया गया है, किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। ठीक है ना, मुक्केबाजी से। अच्छा, अभी जो ओलंपिक हुआ था ना और पैरालंपिक, वो पढ़ करके आप एग्जाम में जाइएगा। वैसे मैं वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा आपके एग्जाम के समय में। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया दे रखा है और बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका विक्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपको पता है कि CP इंटू क्या होगा आपका 100 माइनस जो लॉस परसेंट है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100। तो CP आपको 70 दे रखा है क्रय मूल्य, 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि ये 90, और बटा 100। 2 0 से 2 0, 9 7 63, तो यही तो 63 आपका SP है। चलिए, निम्नलिखित को हल करना है, हल कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जस्ट X Y का वैल्यू सब पर पुट करके आप बना सकते हैं। चलिए, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक कभी कभी नहीं भी माना जाता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक रूप से वायु में मौजूद गैस होती है। बिल्कुल ये सही दिया गया। पौधे को विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एक प्रदूषक नहीं है, ये वाला, यानी कि केवल एक जो है आपका ए जो है, केवल ए कथन ए सत्य है, लेकिन R असत्य है। ठीक है ना, ये वाला कंडीशन होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? नंदा देवी फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। अच्छा, शांत घाटी केरला में है। ठीक है ना, साइलेंट वैली। चलिए, इसको आप लोग सॉल्व करिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों के टोटल 10 गुरु हुए हैं, और पहले गुरु गुरु नानक देव जी हैं। ठीक है, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, ननकाना साहब में, याद रखिएगा। चलिए, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? पशु उत्तक यानी कि आपको पादप उत्तक और जंतु उत्तक हमने पढ़ा ना। जंतु उत्तक में आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी उत्तक बोलते हैं, रक्त, अस्थि और उपास्थि, ये आपके कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, यानी कि संयोजी उत्तक होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जिसको कि मांसपेशी उत्तक कहते हैं, पेशी उत्तक कहते हैं, और एपिथेलियल जिसको कि हम लोग त्वचीय उत्तक कहते हैं। ये आपके ये जंतु उत्तक है तीनों। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये पशु उत्तक का प्रकार, जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है, ये पादप उत्तक है, ये पादप उत्तक है। ठीक है ना। चलिए, RBI का मुख्यालय पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये भी पूछा जा सकता है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भारतीय जो RBI के गवर्नर जनरल, उनका नाम CD देशमुख था। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, सार्क सदस्य देशों की संख्या क्या है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है ना, कहाँ पर? तो ढाका, बांग्लादेश में, और पहली बैठक भी यहीं पर हुई थी। और इसमें टोटल जो मेंबर कंट्री हैं उनका संख्या 8 है। कौन कौन से देश हैं? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अपना प्यारा भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए PQRS को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो उसी कूट में मतलब XYZ को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही आप पहले ही अक्षर में पकड़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए P, ठीक है, P, उसके बाद H। ठीक है, अब मैंने बोला था ना कि आप कॉपी पर ABCD लिख लीजिएगा ना, तो आसानी से इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। P, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं H आया हुआ है, फिर Q का I, फिर J और K, यानी कि देखिए HIJK बिल्कुल क्रम से दिया गया, PQRS। ठीक है, यहाँ पर आपका PQRS यहाँ पर इसका भी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइकल ओडायर जो था, उसकी हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? माइकल ओडायर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी हत्या 1940 में जो है ना, लंदन के वेस्टमिंस्टर के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी का जो मीटिंग हुआ था, संयुक्त बैठक हुआ था, उसी में जो है सरदार उधम सिंह जी ने गोली मार करके इसकी हत्या कर दिया था। ठीक है, 1940 में। नेक्स्ट हमारा कि इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। देखिए कितना आसान है, आंसर तो आपको दिख ही रहा है। चलिए, देखिए ये पैटर्न दिया गया है, और यहाँ पर पूछा खाली स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये ऊपर जो दिख रहा है ना, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये नीचे 40 आ गया। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो नीचे देखिए 16 और 9 25 आ गया। ठीक है ना, 9 और प्लस 16 जोड़िएगा 25 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर तो 64 और 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ दीजिए तो 100 आ जाएगा, तो 100 आंसर होगा।
लेकिन इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को, ठीक है ना। और आनुवंशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को जो है आपको जो इन्होंने टीकाकरण का खोज किया था, ठीक है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक इनको कहा जाता है। चलिए, और जो कार्ल लिनियस जो है ना, इसको वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है। चलिए देखिए, कौन सी झूठ पता लगाने वाली मशीन है लाई डिटेक्टर? तो ये आपका पॉलीग्राफ है, ठीक है ना, पॉलीग्राफ है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। अच्छा, कुंभ मेला का आयोजन जो है ये 12 वर्ष के अंतराल पर होता है, और अगला कुंभ मेला का आयोजन जो है ये 2028 में उज्जैन में किया जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, ये सब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए देखिए, कूट भाषा में करें कि लैंग्वेज को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कोड को कैसे लिखा जाए। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। कोड को कैसे लिखा जाएगा, लैंग्वेज को अगर ऐसे लिखा जाता है तो देखिए एल, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ABCD आपको लिखने से क्या फ़ायदा होगा। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, अगर पॉसिबल हो तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि L को H लिखा जा सकता है, L यहाँ पर है और H कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितना गैप है? 3 का गैप है, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए का अगला यहाँ पर एक W लिखा गया है, तो ए के बीच में देखिए यहाँ पर पीछे से लौट रहा है, मतलब ये पीछे से बैक से हो रहा है, पीछे से चलना है, तो ए के पीछे चलेंगे तो Z Y X 3 का गैप होकर W आ रहा है। फिर N देख लीजिए, N कहाँ पर है, तो N आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 3 गैप देखिए J लिखा गया होगा, J लिख रहा है ना, इसलिए मैं बोला ABCD आप भी लिख लीजिए, सुविधा होगा। अब आगे देखिए C, और C जो लिखा था ना उसके पीछे 3 गैप करना है, C B A Z Y X, मतलब ऐसे था ना, तो C का 3 पीछे गैप करना है, तो A और B हो गया और Z हो गया, Y आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ Y आप इतना से पकड़ सकते हैं, पहला इसमें Y किसी में नहीं दिया गया, ठीक है ना। चलिए, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद करें कि वनों की कटाई अवांछनीय है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि मृदा अपरदन इस पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया। करें कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है, दोनों सही दिया गया। और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि मिट्टी के काटने से ये कंडीशन होगा। E और R दोनों सत्य हैं, और R जो है R एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि 20, 90, 210, 380, अगला क्या आएगा। सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 20 और आपका कितना गैप है, 17 का गैप है। यहाँ पर देख लीजिएगा कितना का गैप है, यहाँ पर कितना का गैप है, 120 का गैप है, यानी कि अभी 50 बढ़ रहा है, ठीक है ना। देख सकते हैं 70, 50, 120 और 170 यहाँ पर देख लीजिए जोड़ करके, तो आपका 0, 7, 1, 8, 2, 3 बिल्कुल सही है, यानी कि 50, 50 का डिफरेंस चला है। तो 170 और फिर इसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा, यानी कि 380 अगला टर्म जो होगा, 380 प्लस 220 यानी कि 600 राइट आंसर दिया गया, ठीक है ना। जोड़ करके देख लीजिए। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथे शब्द से वही संबंध है जो कि पहला शब्द से। तो गीत श्रोता, ठीक है ना। दर्शक किसको, चलचित्र को, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। श्रोता गीत सुनते हैं तो दर्शक क्या देखेंगे, चलचित्र देखेंगे। चलिए, ये भी आप बना लीजिएगा, ये बहुत ही आसान होता है। हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए बताइए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दिमाग लगे, देखिए 4 गुना 2, मतलब ये डबल है ना, इसके सिंपल सी बात है, ये डबल है, तो डबल है तो 4 दूना 8, तो 2 और गुना, यहाँ पर ये 7 से गुना कर दिया है तो आपका 14 आ जा रहा है। फिर यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और इसे 4 से गुना कर देना है 3 को, तो ये 12 आ गया। अब देखिए 6 कितना है, 3, तो 6 का आधा 3 है, और इसमें गुना कितना करना है, 2 से कर देना है, तो कट गया तो 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करना है। प्रस्थान, आगमन, अधिकतम, न्यूनतम, गर्म ठंडा, पीना खाना नहीं होगा, ये यहाँ पर अलग दिया गया है। देखिए, इनमें से करें कि एक शब्द समूह का चयन करना है कि दिए गए शब्द एक दूसरे के किसी तरह से सुसंगत हो। असंगत का चयन करना है। पेंसिल, लैपटॉप, यहाँ पर देखिए गीजर नहीं होगा, LED बल्ब, ट्यूबलाइट, बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, 99 नंबर है, बताइए। और फ्रेंड्स देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर वाला और इधर वाला, मतलब आमने सामने वाला, 22 और 18 कितना हो गया, 8, 2, 10, 2, 1, 3, 1 और 4, और यहाँ 28 और 12 दिया गया है, 28 और 12 दिया गया, तो इसको भी जोड़ेंगे तो हमें 40 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 30 और 40 दिया गया आमने सामने, 30 और 40, और इधर आमने सामने 34 और 36 दिया गया है, तो 30 और 40 70 होता है, और 34 और 36 भी 70 होता है। उसी प्रकार से देखिए 26 और 18 कितना होगा, 44 होगा, तो 44 लाने के लिए 22 प्लस 22 होगा तभी तो 44 होगा, तो इधर भी 22 है तो इधर भी 22 ही होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद करें कि दिए गए विकल्प में से जिसमें 3 किसी प्रकार से संगत है, उनसे एक असंगत है, तो असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। चलिए, इसका प्रयास करिए और खुद से इसका आंसर ढूंढिए, और राइट आंसर कमेंट करके बताइए, और पेपर कैसा लगा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।